आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे और सबसे इजी चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो है फॉर्म ऑफ मार्केट। कौन सा चैप्टर नंबर है? चैप्टर नंबर 5 है, जिसका वेटेज जो है सर 10 मार्क्स का आता है। और ये 10 मार्क का आता है और लास्ट ईयर में खुद सब जो है सरप्राइज हो गया था कि उसमें मोनोपोली का फीचर्स पूछ लिया था 8 मार्क के लिए। सोचो इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछ लेता है 8 मार्क का इस चैप्टर से, तो क्या आप छोड़ के आना चाहते हो? नहीं ना। तो इसलिए जो है ये सबसे इजी है, इसके अंदर आप भर भर के आंसर लिख सकते हो, जिससे जो है आपको 8 मार्क्स में से 8 मार्क्स फुल मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है ये चैप्टर सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए साल भर कुछ भी नहीं पढ़ाई किए, डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगा ये चैप्टर। आप सिर्फ और सिर्फ जो है नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठना, जो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा वो आप लोग मेरे साथ करते चलो, आपको फिर ये चैप्टर याद हो जाएगा। इतने सारे पॉइंट्स है, इसमें 8 पॉइंट, इसमें 8 पॉइंट, इसमें 8, सर 24, 30, 40 पॉइंट्स है, याद कैसे रहेगा? वो मेरा काम है आपको याद करवाना। ठीक है, बस आप लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो कितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में टोटल जो है 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा टॉपिक कौन सा है सर? मोनोपोली है, जो काफी इजी है। तीसरा जो है वो है ओलिगोपोली। क्या है? ओलिगोपोली। और फोर्थ वाला जो टॉपिक है वो है सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का मीनिंग लिख देंगे। अच्छा, एक और चीज, बुक के अंदर ना स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया रहेगा, लोकल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। डोंट वरी, इसका एकदम इजी वे में जो है मैंने नोट्स बनाया है और ये सारे टॉपिक्स का मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया है। वैसे मैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप खुद एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है, इस बात की गारंटी है। बट फिर भी अगर आपको इस टॉपिक का नोट चाहिए रहेगा तो पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पढ़ते समय, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ जाए। बट जो मैं बताऊंगा उसको अगर आप अपने खुद के ओन वर्ड्स में लिख लोगे तो भी आंसर चलता है। ठीक है, ओके। नाउ पहला हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, फिर उसके बाद मोनोपोली डिस्कस करेंगे, फिर ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। एक एक करके इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट जो है मैं आपको कोशिश करूंगा कि आधे घंटे से लेके 1 घंटे से तो कम वीडियो लेक्चर, मतलब 1 घंटे से कम में जो है आपका ये कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। देखो, अब जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, देखो फॉर्म ऑफ मार्केट में एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट। तो देखो, परफेक्ट मतलब उसके फीचर्स अलग होते हैं, इम्परफेक्ट उसके फीचर्स अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि परफेक्ट में जो है प्राइजेस डिफरेंट हो सकता है, प्राइस का जो पॉलिसी, मतलब प्राइस का जो है, फिर प्रोडक्ट का जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट में अगर आपको डिफरेंशिएट किया हुआ, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, तो ये जो मोनोपोली है और ये जो ओलिगोपोली है और ये जो मोनोपोलिस्टिक है, ये होता है इम्परफेक्ट मार्केट। और ये क्या होता है? परफेक्ट मार्केट। डिफरेंस क्या है? सिर्फ इसके फीचर्स में डिफरेंस है, इसी वजह से क्या होता है, ये परफेक्ट आता है, वो इम्परफेक्ट आता है। ठीक है, पहला चीज जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, परफेक्ट और इम्परफेक्ट में डिफरेंस, इतना समझा, और डिटेल में आगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, सर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, इस सर्कल को मैं बोलता हूँ ये इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी है, दैट मीन्स इस इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के मार्केट होते हैं। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा कि भाई लोकल मार्केट जो हमारे एरिया के आसपास लगता है, डोमेस्टिक मार्केट जो स्टेट लेवल पे होता है, या इंटरनेशनल मार्केट जो ग्लोबल लेवल पे होता है। तो मार्केट्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के मार्केट होते हैं। ठीक है, अब ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है ये टाइप का मार्केट, लोकल, स्टेट, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जो टाइप्स मार्केट होता है वो होता है परफेक्ट कंपटीशन, वो होता है मोनोपोली मार्केट, वो होता है ओलिगोपोली मार्केट, और वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये बेसिकली 4 टाइप के मार्केट है, और है इसके अलावा 2 और है मार्केट, बट हम लोग ये 4 मार्केट के बारे में ही जो है डिटेल में आपके सिलेबस में दिया, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये टाइप्स के मार्केट एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब ये टाइप्स के मार्केट इंडियन इकोनॉमी में होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं। देखो, परफेक्ट कंपटीशन क्या समझा अभी तक आपको, कि ये इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी लो या कोई भी कंट्री का इकोनॉमी लो, उस इकोनॉमी के अंदर ये परफेक्ट कंपटीशन टाइप्स का एक मार्केट होता है। ठीक है, अब इस मार्केट की खासियत क्या और ये मार्केट का मीनिंग आप क्या लिखोगे? तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे
जो गुड्स जो सेल किया जा रहा है और जो खरीदा जा रहा है वो ऐसा गुड्स है जो क्या है, होमोजीनियस गुड्स है। कौन सा गुड्स है, होमोजीनियस। सर होमोजीनियस गुड्स क्या हुआ, होमोजीनियस गुड्स मतलब उसका प्राइस, उसका क्वालिटी, उसका कलर, उसका टेस्ट, सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। सर कोई एग्जांपल दो, आज तक आपको कोई भी एग्जांपल नहीं बता रहेगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सर क्या एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किराना शॉप पे गए, या हो सकता है कि आप वेजिटेबल्स मार्केट में गए, या हो सकता है कि मान लीजिए चलो चावल राइस के जो है मार्केट में गए। अब जब आप राइस खरीदते हो, मान लीजिए आपने एक गोनी है, उस गोनी के अंदर राइस है। अब आपने 1 किलो खरीदा, आपके दोस्त ने 2 किलो खरीदा, या दूसरा कोई पर्सन है उसने 1 किलो खरीदा। अब राइस जो है वो तो एक प्रोडक्ट है, तो जितना मान लीजिए वो राइस की कीमत कितनी है, 10 रुपीज है। कितना है, 10 रुपीज है। तो उस राइस की कीमत 10 रुपीज है, तो आप खरीदो या कोई और खरीदे, उसके लिए तो प्राइस सेम होगा ना। अच्छा वो राइस के अंदर कुछ कलर डिफरेंट हो जाएगा क्या, नहीं, वो तो राइस की क्वालिटी सेम होगी, है ना। तो इसलिए जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर गुड्स जो होते हैं वो इसके अंदर कंसिडर करते हैं। समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल को 10 बार सोचना। बोले सर अपने को आज तक नहीं समझा था एग्जाम्पल, आज मेरे को ये एग्जाम्पल समझ के आ गया कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे जो प्रोडक्ट होता है वो उसके जो फीचर्स होते हैं, जैसे उसका कलर, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब चीजें क्या होती है, सेम होती है। आपने 1 किलो राइस लिया, आपको 10 रुपए में मिला। सर 10 रुपए में राइस नहीं मिलता, 80 रुपए में, 70 रुपए में मिलता है, चलो 70 रुपए में। तो आप खरीदो या कोई और खरीदे, उसको राइस का वही प्राइस में मिलने वाला है। अच्छा राइस का जो क्वालिटी है चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, वही सेम क्वालिटी रहेगा। बात समझ रहे हो, राइट, है ना। अब उसमें वैरायटीज भी है, लेकिन अगर हम लोग एग्जांपल समझें इसको, मार्केट को तो समझ में आ रहा है, राइट, है ना। तो सारे जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम प्राइस में सेल करते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप गांव में चले गए, अब गांव में क्या होता है, हर जैसे शुक्रवार, मंगलवार या बुधवार, ऐसे जो होता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऐसे अलग अलग दिन मार्केट लगता है। अब उस मार्केट के अंदर जो वेजिटेबल सेल किया जा रहा है, या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दूसरा सेल किया जा रहा है, राइस सेल किया जा रहा है, वीट सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो जो खरीदने वाले हैं, ठीक है, वहां पे जो प्राइस में बेचने वाले हैं सब लोग, सब क्या करेंगे, जैसे पोटैटो है तो सब लोग एक ही भाव में बेचेंगे। ऐसा है कि एक जन कम भाव में बेच रहा है, दूसरा नहीं, भाई सब आमने सामने इतने सारे दुकान लगे, सब लोग सेम रेट में बेचने वाले हैं ना, राइट, है ना। अच्छा उसका क्वालिटी, कलर, टेस्ट, प्राइस, सब चीजें ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम ही होगा, डिफरेंट होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर वाटरमेलन है, या फिर जैसे मान लीजिए फ्रूट है, ठीक है, गाजर का एग्जाम्पल ले लिया है, कोई दूसरा एग्जाम्पल, बोले एक तो स्वीट था, दूसरा स्वीट नहीं था, ठीक है। बट अगर हम समझने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे हम लोग राइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो वेजिटेबल्स होते हैं, या फिर जो है राइस या दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक एग्रीकल्चर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आता है, जिसका प्राइस, क्वालिटी, कलर, टेस्ट ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो अभी तक आपको क्या समझा कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा टाइप का मार्केट है जहां पे जो बायर है, खरीदने वाला, जहां पे जो सेलर है, सेल करने वाला, बेचने वाला, तो खरीदता है, बेचता है। कौन सा गुड्स खरीदता बेचता है, होमोजीनियस गुड्स खरीदता बेचता है। कौन सा गुड्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट या होमोजीनियस गुड्स क्या करता है, बेचता है। तो सर होमोजीनियस गुड्स क्या हुआ, लिख लो। होमोजीनियस गुड्स मतलब प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है, वो सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम, मतलब उसके अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको राइस का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन अ टाइप ऑफ मार्केट, लिख के लो। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, अ टाइप ऑफ मार्केट इन विच large number of buyers and large number of sellers buying and selling which goods, homogeneous goods. That means the product quality, product price, product color, product test, ठीक है, will be same. अंडरस्टूड। तो समझा व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। हाँ सर आज मुझे समझ में आ गया, अब मैं 2 लाइन लिख के आऊंगा आराम से, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये एक जो फीचर है ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आता है। तो सर मोनोपोली के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आएगा, मोनोपोली के अंदर ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको समझा रहा हूं। एक पॉइंट याद किया तो चारों में लिख सकता। सर कैसे, इसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट लिखा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मोनोपोली के अंदर क्या लिखा कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है। और ओलिगोपोली के अंदर कौन सा लिखेगा सर, इंटरडिपेंडेंसी इसके अंदर लिख सकता है वर्ड के अंदर। इसके अंदर कौन सा लिखेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लिखेगा। क्या लिखेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैं आपको पॉइंट याद करने का तरीका बता रहा हूं, एक पॉइंट याद करो, बाकी सब में क्या करो, इजीली उससे रिलेटेड लिख सकते हो। समझा कि नहीं समझा, हाँ सर समझा। तो
परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स जो है, ये वाला पॉइंट प्रोडक्ट डिफरेंस, प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट क्लियर हो गया, राइट। अब पहला जो पॉइंट है वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मतलब मान लीजिए एक मार्केट है, अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप घर से निकलिए और जरा मार्केट में घूम के आइए। तो मार्केट में क्या एक दुकान होती है? बहुत सारी दुकान होती है। अब जैसे फ्रूट सेलर होते हैं, जो वेजिटेबल सेलर होते हैं, क्या एक होता है? नहीं, बहुत सारा होता है, बहुत सारे लोग सेल करते हैं। अच्छा, खरीदने वाले एक होते हैं क्या? नहीं सर, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब वही है कि एक मार्केट, जो परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है, वहां पे बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदते बेचते हैं? होमोजीनियस गुड्स। और होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या करते हैं? खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे? मान लीजिए अगर एक वेजिटेबल्स वाला जो है, वेजिटेबल्स वाला जो है, अगर अपना दुकान बंद करके किधर जा रहा है, तो चला गया, उसने कहीं पे जाना था, उसको अचानक से दुकान बंद करके चला गया। एक फ्रूट वाला दुकान बंद करके अचानक से चला गया, एक किराना शॉप वाला अपना दुकान बंद करके चला गया, तो क्या मार्केट बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा सर। तो एक बायर और एक सेलर क्या कर सकते, मतलब सिंगल सेलर और सिंगल बायर मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं कर सकता, मतलब मार्केट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो अगर एक सेलर जो है एग्जिट करता है या एक बायर नहीं उस मार्केट से परचेस करता है, बाय नहीं करता है, तो मार्केट के ऊपर कोई भी उसका असर नहीं होगा। दैट मीन्स सिंगल बायर और सिंगल सेलर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। बोलो समझ में आया ना? हाँ, अब बोलो पॉइंट लिख के आओगे कि नहीं लिख के आओगे? सब में ये जो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर वाला पॉइंट है, ये क्या करोगे? जैसे मान लो इसमें पॉइंट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर। अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, तो दोनों का आंसर आप क्या लिख सकते हो? सेम लिख सकते हो। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखना पड़ेगा। बोलो सर समझ में आया? हाँ ठीक है, पहले हम लोग ये पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बाद में एक दूसरे से रिलेट करेंगे ताकि पॉइंट्स याद हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, अच्छे से एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब आता है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट बोलेगा तो मतलब जो है फ्री में बिजनेस के अंदर इंटर करो मार्केट के अंदर, और फ्री में क्या करो? एग्जिट करो। तुमको कोई रोकता है क्या मार्केट में जाने से? नहीं ना। अगर कल का तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं स्टार्ट कर सकता है? सर स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई मार्केट के अंदर अगर तुमको अपनी दुकान खोलनी है, कपड़े की दुकान, तो भाई खोल लो ना, कौन मना कर रहा है तुमको? अगर तुमको वेजिटेबल्स शॉप ओपन करना है, दुकान ओपन करना है, तो ओपन कर लो ना, मार्केट में कोई रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। दैट मीन्स यहां पे सेलर के लिए कोई भी किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, ना ही जो है मार्केट से, ना ही जो है सेलर से, ना ही जो गवर्नमेंट से कोई भी इंटरवेंशन होता है। मतलब किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं होता। इजीली तुम बिजनेस सेटअप कर सकता है, इजीली तुम बिजनेस, कल का तुम्हारा लॉस हो गया तो बिजनेस बंद करके तुम जा भी सकता है। तो उसी का मतलब होता है फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, जब मॉल के अंदर जाते हो तो देखो उधर लिखा रहता है एग्जिट, मतलब जाओ बाहर, है ना, एग्जिट, बाहर जा सकता है। तो वहां पे कोई रोकेगा क्या आपको आने जाने के लिए? नहीं भाई, मार्केट के अंदर जाओ, कल का हो सकता है मॉल के अंदर एक दूसरा ब्रांच बंद करके दूसरी जगह ओपन कर ले, है ना। तो बिजनेस में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस इजीली अपना सेटअप कर सकता है, और कोई भी बिजनेस क्या कर सकता है, इजीली अपना वाइंड अप कर सकता है, मतलब ओपन और क्लोज कर सकता है। बात समझ में आ गई सर? हाँ। अब आता है सिंगल प्राइस। सर ये पॉइंट हमको भूलेगा नहीं, बोले सर सिंगल है, क्या है? सिंगल है। तो जो सिंगल प्राइस है, सिंगल प्राइस मतलब एक ही प्राइस। एक ही प्राइस मतलब क्या हुआ कि आप पूरे मार्केट में घूम लो, तुमको टमाटर 40 रुपए किलो मिलेगा, मतलब 40 रुपए किलो मिलेगा। तुमको जो लहसुन है, ठीक है, लहसुन जो है वो कितने रुपए इसका? 400 रुपए किलो बिक रहा है भाई। कितने रुपए किलो बिक रहा है? 400 रुपए किलो बिक रहा है लहसुन। अब आप तुम कोई भी मार्केट में चले जाओ, तुमको लहसुन 400 रुपए मिलेगा। फिर दिए वाले बोलेंगे नहीं सर 350 रुपए का मिल रहा है। फिर बुमरा वाले बोलेंगे नहीं सर 300 रुपए का मिल रहा है। फिर चेंबूर वाले बोलेंगे सर 200 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे प्राइस मार्केट के हिसाब से जो क्वालिटी होती है डिफरेंट होती है, बट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट प्राइस सारे मार्केट की क्या होती है? सेम ही होती है। ठीक है, अगर 80 रुपए किलो वाला चावल है तो 80 रुपए किलो को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ के अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है, इस परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट के अंदर जो गुड्स बेचा जा रहा है, जो खरीदा जा रहा है, वो एक ही प्राइस पे खरीदा जा रहा है। मतलब जो प्राइस है वो सेलर ने नहीं डिसाइड किया, मार्केट के फोर्स ने डिसाइड किया। किसने डिसाइड किया? मार्केट के फोर्स। इसको याद रखिएगा। यहां पे मैं आपको ये पॉइंट जब समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा कि मार्केट फोर्स क्या होता है। ठीक है, बट यहां पे आपको क्या समझा कि
कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट जो सेलर होता है वो क्या करता है, सारे सेलर सेम प्राइस पे क्या करते हैं, गुड्स सर्विसेज जो क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट मतलब ये होता है कि भाई मार्केट के अंदर आपको क्वालिटी, प्रोडक्ट, प्राइस, डिमांड, सप्लाई सब आपको पता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक सेलर हैं, ठीक है, तो सेलर आप है तो आप मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, उस प्रोडक्ट का सप्लाई कितना है, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, उसका स्ट्रेटेजी, तो ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए एज अ सेलर। अगर आप बायर हो तो जब मार्केट में सामान खरीदने जाओगे तो डायरेक्टली चले जाओगे, थोड़ा तो रिसर्च पता होगा ना भाई, क्या प्रोडक्ट है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो वो होता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। नॉलेज मतलब कनॉलेज, हम लोग जब पहले पढ़ते थे, इंग्लिश जब नहीं आता था तो इसको पढ़ते थे कनॉलेज, ठीक है, नॉलेज, ठीक है, ताकि आपको स्पेलिंग जो है भूले ना, ठीक है। अब आता है परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सर पहले आप ये समझाओ कि सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर मैं कोई गुड्स बना रहा हूं उसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगा, बोलो। सबसे पहले मुझे जमीन चाहिए रहेगा जहां पे मैं फैक्ट्री सेटअप करूंगा। अच्छा, उसमें काम करने के लिए मुझे लेबर चाहिए। अच्छा, लेबर्स को मशीनरी मतलब जो रहेगा वो मशीनरी मुझे खरीदना पड़ेगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल आ गया मेरा। अब उस बिजनेस को मैं मैनेज करूंगा या आप मैनेज करोगे, बिजनेस कल का स्टार्ट करोगे, तो वो क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं लेबर्स का। तो एक फार्मर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता कि नहीं जाता है, जाता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो लेबर होता है वो क्या होता है, परफेक्टली मोबाइल होता है। दैट मींस हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे एक फार्मर एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्या करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, या हो सकता है कि उसको ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्योंकि उसका अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब जो फार्मिंग करता है अलग अलग जगह पे, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसी तरीके से जैसे मोबाइल जेब में रखा, कहीं पे भी गया तो मोबाइल कहीं पे भी लेके जा सकता है ना, तो उसी तरीके से जो है लेबर भी जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन। जैसे उसी तरीके से जैसे बहुत सारे लोग इंडियंस क्या करते हैं, बाहर कंट्रीज में जॉब के लिए जाते हैं, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बोलो समझा कि नहीं समझा, हाँ सर समझा। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट होता है, वो जो प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेलर जो सेल करता है या जो बायर बाय करता है, ठीक है। तो सेलर क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए उसने जो है वासी से वेजिटेबल्स खरीदा और वो अपने जगह, वो अपने एरिया में लेके आया, उसके लिए उसने 1000 रुपया जो है ट्रैवल्स में भरा, तो जब वो भाजी बेचेंगे तो उसके अंदर वो ट्रैवल जो उसने 1000 रुपया दिया है ट्रक का, वो क्या करेगा, ऐड करेगा कि नहीं ऐड करेगा, ऐड करेगा ना। लेकिन अगर मान लो एक एग्रीकल्चर, एक फार्मर है, ठीक है, उसने एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए कितना भी खर्चा किया हो, लेकिन मार्केट में जो रेट चल रहा है वही रेट पे उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो वो होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक तो ऐड नहीं होता है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो भी जाता है तो भी क्या किया जाता है, प्राइस के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। रीजन दोगे, क्योंकि जो प्राइस होता है वो डिसाइड किया जाता है मार्केट फोर्स के ऊपर। अब मार्केट फोर्स क्या होता है, बस 2 मिनट दीजिए मैं आपको पूरा समझाता हूं। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का जो है इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट या गवर्नमेंट किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करता है, इसीलिए बिजनेस के अंदर आप फ्रीली एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गया। अब ये पॉइंट को लिखो, जैसे मैंने लिखा उसको लिखो, और उसके आगे जो भी पॉइंट मैंने समझाया उसको लिखो, और फिर मुझे बताओ क्या आप 1 लाइन या 2 लाइन नहीं लिख सकते हो? सर लिख सकते हो, ठीक है। और ये पॉइंट्स के जो कुछ एग्जांपल्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग एग्जांपल्स करो, ताकि मुझे भी लगे कि भाई हाँ आप पढ़ रहे हो, है ना। अब आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई पूछ सकता है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ सकता है भाई, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रफ करता हूं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके अंदर जो है 2 टॉपिक आपको समझाना है। एक तो प्राइस इक्विलिब्रियम आपको समझाना है, दूसरा क्या है, टेबल और डायग्राम समझाना है। तो मैं आपको टेबल बना देता हूं। जैसे मान लीजिए पहला आप क्या लिखोगे, प्राइस लिखोगे। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछ सकता है, ठीक है।
प्राइस है, प्राइस को ले से एग्जाम्पल हमने 100 रुपये लिया, 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500। अब ये हमने प्राइस ले लिया है। तो डिमांड का क्या रूल है, हायर द प्राइस हायर द लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो अब प्राइस अगर लो है तो अगर मैं डिमांड लिख रहा हूं तो डिमांड क्या रहेगा मेरा, ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा सर, ज़्यादा रहेगा। तो मैं डिमांड जैसे मान लीजिए 5000 यूनिट है, यहाँ पे केजी में आप लिख लो। जब प्राइस मेरा कम हो रहा है, जब बढ़ रहा है प्राइस, जब प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वैसे वैसे मैं क्या करूँगा, कम कर दूंगा। सर समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। बोलो सर समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब सप्लाई है, तो सप्लाई का रूल क्या बोलता है, सप्लाई का रूल बोलता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे, सप्लाई का रूल बोलता है हायर द प्राइस, हायर द प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लेस क्वांटिटी जो है सप्लाइड, और लोअर क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब हायर प्राइस पे हायर सप्लाई होगा, लोअर प्राइस पे लोअर सप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे प्राइस 100 रुपये है, यहाँ पे प्राइस 500 रुपये है, तो लो प्राइस 100 रुपये है कि 500, सर लो प्राइस है, तो लो प्राइस पे क्या होगा, लो सप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर प्राइस पे क्या होगा, लो सप्लाई होगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लेट्स से 2000, ये क्या हो जाएगा 3000, 30,000 लिख दिया मैंने, 4000 और ये 5000। तो ये रूल के हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल बना लिया और आपको इसी तरीके से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये सेम टेबल ऐसे दिया रहेगा, सिर्फ क्या किया रहेगा, बीच से जैसे एक गायब कर दिया रहेगा, ठीक है। या तो हो सकता है कि एक जैसे ये गायब कर दिया, ये गायब कर दे, और उसमें जो है पूछ लेवे कि भाई फिल कर दो, उसका 2 मार्क्स दे देगा आपको, है ना। तो इस तरीके से। तो अब आपको क्या कर दिया, आपने टेबल बना दिया सर, ठीक है। तो टेबल हो गया सर, इसका डायग्राम निकालना है। तो इसका डायग्राम मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, बट आप समझिएगा, लॉ ऑफ डिमांड जाके देख लीजिएगा, लॉ ऑफ सप्लाई देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो मैंने डाल के रखा है। डिमांड कर ये क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे आप लिखोगे क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। ये क्या हो गया, प्राइस हो गया। ये डी करो है, मतलब क्या है, डिमांड करो है। क्या है, डिमांड करो। डिमांड कर क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सप्लाई कर क्या होता है, अपवर्ड होता है। क्या होता है, अपवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो सप्लाई कर अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट इसलिए बोल रहा है क्योंकि देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। कब तक करो बोलो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से, ये लेफ्ट से क्या हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिमांड कर क्या हो रहा है, लेफ्ट से क्या हो रहा है, राइट, मतलब डाउनवर्ड हो रहा है। ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट वर्ड जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट। तो डिमांड कर डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और सप्लाई कर अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब एक जगह जहां इंटरसेक्ट किए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या समझा, इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पे 300 प्राइस है, तो मेरा जो क्वांटिटी डिमांड है और क्वांटिटी सप्लाइड है, दोनों क्या हुआ, इक्वल है कि नहीं, इक्वल है सर। तो ये जो 300 है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। व्हाई इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो जाएगा सर, 300 हो जाएगा। तो ये जो 300 है, यहाँ पे सिंगल प्राइस था ना, तो ये 300 पे क्या करेंगे, सारे सेलर्स प्राइस सेल करेंगे। और ये 300 किसके हिसाब से डिसाइड हुआ, मार्केट फोर्स, क्योंकि मार्केट में क्या आ गया, डिमांड आ गया और सप्लाई आ गया। तो एक पॉइंट इक्विलिब्रियम निकला, वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस। और उस प्राइस पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर सारे लोग सेल करेंगे। जैसे गोल्ड का प्राइस है तो कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्स डिसाइड करता है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक टेबल और डायग्राम समझ में आ गया रहेगा। और ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब क्या होगा, इक्वल प्राइस वेयर डिमांड is equal to supply. That means a point where demand curve और supply curve, demand curve and supply curve intersect each other और cut each other। एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड का सप्लाई कर्व क्या करता है, एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्योंकि ये पॉइंट को अगर मैं वाई एक्सिस से मिला देता हूं तो ये वाई एक्सिस क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है। उस पॉइंट पे मेरा जो डिमांड होता है और जो मेरा सप्लाई होता है, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। बोलो समझ में आ गया सर, हाँ सर समझ में आ गया, राइट है ना। तो अब जो है ये प्राइस डिटर्मिनेशन वाला भी समझ में आ गया। पहले क्या लिखोगे, प्राइस इक्विलिब्रियम लिखोगे। प्राइस इक्विलिब्रियम में क्या लिखना है सर,
एट पॉइंट वेयर डिमांड कर और सप्लाई कर कट ईच अदर, दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये टेबल आप बनाओगे, टेबल बनाने के बाद डायग्राम बनाओगे, डायग्राम का आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब प्राइस ज्यादा था तब डिमांड कम था, जब प्राइस कम था तो डिमांड ज्यादा था, वही चीज आपको एक्सप्लेन करना है। ये पहले स्टेज में देखो, अगर आप पहले स्टेज देखोगे तो फर्स्ट स्टेज में डिमांड क्या है, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो डिमांड क्या है, ज्यादा है किससे, सप्लाई से। दूसरे स्टेज में भी क्या है, डिमांड ज्यादा है किससे, सप्लाई से। तीसरे स्टेज में डिमांड क्या है, इक्वल है सप्लाई से। फोर्थ स्टेज में क्या है, मेरा जो डिमांड है वो क्या हो गया, कम हो गया किससे, सप्लाई से। फोर्थ वाले स्टेज में डिमांड क्या हो गया, अगेन यहाँ पे कम है सप्लाई से। तो ये सारे स्टेजेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज, इसको ही लेके आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इतना आसान भाषा में जो है आपको किसी ने भी नहीं समझाया रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स भी आपको सिंपली जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके नाउ, अब हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं मोनोपोली मार्केट के अंदर। क्या डिस्कस करते हैं, मोनोपोली मार्केट। सर मोनोपोली मार्केट क्या होता है, देखो मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे क्या होता है, सिंगल लोग होते हैं, सॉरी सिंगल सेलर होते हैं। क्या होता है, सिंगल सेलर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मोनो वर्ड है ना, मोनो वर्ड, मोनो मतलब होता है सिंगल, एक ग्रीक वर्ड में डिराइव हुआ है। मोनो मतलब सिंगल, और ये जो पॉली है ना, पॉली, ये पॉली मतलब होता है सेलर। तो मोनोपोली क्या हो गया, सिंगल सेलर। सो monopoly word derived from Greek word mono which means single, poly which means seller. That means monopoly a type of market where single seller complete control the market supply। जहां पे सिंगल सेलर क्या करता है, पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। सर उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए BSNL का जो कार्ड है, जो कम्युनिकेशन का, ONGC है, रेलवेज है, तो ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो सुविधाएं हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, मोनोपोली है। क्योंकि उसको पूरा मैनेज कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट ही करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मोनोपोली मार्केट को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं। मोनोपोली वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन सिंगल, पॉली विच मीन्स सेलर। सिंगल तो कभी भूलना नहीं रहे, ठीक है, तो पॉली मीन्स सेलर्स। सो मोनोपोली अ मार्केट वेयर सिंगल सेलर क्या करता है, सिंगल सेलर कंप्लीट कंट्रोल करता है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, फॉर एग्जांपल BSNL, फॉर एग्जांपल ONGC, ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज है, उसका आप एग्जांपल लिख सकते हो। बोलो समझ में आ गया सर, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो टाइप्स है, पहला क्या दिया है, टाइप्स दिया है पहले, उसके बाद हम लोग फीचर्स, पहले फीचर्स नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। वो क्यों पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले फीचर्स को हम लोग बोलते हैं, ये सॉरी टाइप्स को हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ मोनोपोली। कभी कभी आता है ना कि सोर्स ऑफ मोनोपोली, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है। पहला कौन सा मोनोपोली है, प्राइवेट मोनोपोली है। क्या है, प्राइवेट मोनोपोली। दूसरा जो है पब्लिक मोनोपोली। मैं सिंपल बताऊंगा, प्राइवेट मोनोपोली मतलब एक ऐसा मोनोपोली जो मोनोपोली हुआ है किसकी वजह से, प्राइवेट कंपनीज की वजह से। जैसे एग्जांपल के तौर पे टाटा, रिलायंस, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैनेज ओन्ड, जो प्रोड्यूस करते हैं वो गवर्नमेंट नहीं करता है, वो कौन करता है, एक प्राइवेट पर्सन करता है, और उसका कंट्रोल होता है मार्केट के अंदर। तो वो क्या होता है, मोनोपोली। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि मोनोपोली तभी मार्केट के अंदर होगा जब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, जब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अगर कोई प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है तो वो मोनोपोली के अंदर आएगा ही नहीं, वो किसके अंदर, मोनोपोलिस्टिक के अंदर चला जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तभी क्या होगा, वो मोनोपोली होगा। तो प्राइवेट कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको क्या है, मोनोपोली है उस पर्टिकुलर वर्क में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वायर बनाने की कंपनी है, जैसे फेविकोल है, फिर ऐसे बहुत सारी कंपनी है, एशियन पेंट का है। तो ऐसे कुछ कंपनीज जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है, जैसे कोई बैटरी बनाने वाली कंपनी है, तो वो एक ही दो ही कंपनी है जो क्या करती है, वो प्रोडक्ट बनाती है, बाकी कोई नहीं प्रोड्यूस, कोई नहीं सप्लाई करता है। तो उसको क्या हो जाता है, मोनोपोली हो जाता है। जो ओन कौन करता है, प्राइवेट पर्सन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट मोनोपोली। तो प्राइवेट मोनोपोली के अंदर क्या लिखोगे, प्राइवेट मोनोपोली दैट मीन्स अ मोनोपोली क्रिएटेड बाय द प्राइवेट पर्सन और इंडिविजुअल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप या रिलायंस। पब्लिक मोनोपोली मतलब मोनोपोली इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन रेलवेज है ना, ONGC, उसके बाद जो है BSNL, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। भारत संचार करके लिमिटेड करके है, BSNL का फुल फॉर्म मेंशन करना। लीगल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कॉपीराइट, पैटेंट जिनने करा दिया है
उसकी वजह से, लीगल की वजह से, मतलब अगर बोलेंगे एक्ट की तरह की वजह से मोनोपोली। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी है जिसने क्या किया, डायबिटीज का कोई ऐसा मेडिसिन बनाया जिससे क्योर किया जा सके। अब उस कंपनी ने बहुत सारा रिसर्च करके मेडिसिन बनाया, तो उसने क्या करेगा, अपना फॉर्मूला रजिस्टर करा लेगा। अब जो अगर वो मेडिसिन बेचना है मार्केट में, तो वही एक ही कंपनी क्या कर सकती है, उसको सेल कर सकती है, कोई दूसरा कंपनी उसको सेल नहीं कर सकता। क्योंकि उसने क्या किया है, कॉपीराइट, अपना पेटेंट, ट्रेडमार्क करवा लिया है, तो वही कंपनी सेल करेगा, कोई दूसरा कंपनी नहीं सेल करेगा। तो अब वो ही सेल क्यों कर रहा है मेडिसिन, क्योंकि उसने क्या किया, कॉपीराइट पैटर्न करा, और वो क्या है, लीगल मोनोपोली। क्या है, लीगल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली, बेसिकली नेचर की वजह से मोनोपोली क्रिएट होता है। जैसे गल्फ कंट्रीज में तेल का कुआं है, तो वो क्या है, नेचर की वजह से उनको मोनोपोली हुआ है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो है ऑयल प्रोडक्शन कुआं, ऑयल तेल का कुआं है बोले तो वहां पे प्रोडक्शन किया जाता है, नेचर की वजह से जो है उतना सारा अवेलेबल है, तो वो क्या हो गया, नेचुरल। उनको मोनोपोली है किसकी वजह से, नेचर की वजह से, तो नेचुरल मोनोपोली। एक होता है सिंपल मोनोपोली, एक होता है डिस्क्रिमिनेटिंग या डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली में क्या होता है, ध्यान से इसको लिख लो आप लोग। सिंपल मोनोपोली मतलब होता है सेलर चार्ज सेम प्राइस, सेलर चार्ज सेम प्राइस टू ऑल द कंज्यूमर्स और ऑल द कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल मोनोपोली। क्या समझा, एक सेलर, जो मोनोपोली के अंदर जो सेलर है वो क्या कर रहा है, सेम प्राइस चार्ज कर रहा है सेम प्रोडक्ट के लिए सभी कस्टमर्स को, तो वो क्या हो जाता है, सिंपल मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यहां पे सेलर क्या कर रहा है, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है डिफरेंट कंज्यूमर्स को सेम प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट सेम है लेकिन अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है अलग अलग कस्टमर्स को। उसी तरीके से जैसे आप दोस्त की दुकान पे गए तो आपको 1000 रुपए का सामान बेच दिया और कोई दूसरा बाहर से आया, उसको बार्गेनिंग करके उसको 800 रुपये में खरीद के गया, मतलब आपका दोस्त आपको चूना लगा दिया। ठीक है, मेरे को बहुत बार चूना लगा है। ठीक है, मतलब दोस्त के इधर पे खरीदने से थोड़ा डर लगता है। ठीक है, सो समझा कि नहीं समझा। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली लिख के मत आना, नहीं तो मेरे को जूते पड़ेंगे। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंदर क्या लिखोगे, अ सेलर, फॉर एग्जांपल सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस, सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ठीक है, बाकी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो समझाने के लिए दिया। ठीक है, आता है वॉलंटरी मोनोपोली। सर वॉलंटरी मोनोपोली क्या होता है, वॉलंटरी मोनोपोली ये होता है कि मान लीजिए कुछ 4-5 कंपनीज जो मार्केट के अंदर सेलर थे वो एक साथ मिल गए, एक ग्रुप बना लिया उन्होंने। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस कंपनी है जिसका जियो है, फिर उसके बाद जो है एयरटेल है, फिर उसके बाद कौन सा है, आइडिया वोडाफोन है और बीएसएनएल है, ये 4 कंपनीज है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे, जैसे सीमेंट बनाने की कंपनी है, तो ये लोग मिलके क्या करते हैं, ग्रुप बना लिए। ठीक है, तो वो उसकी वजह से क्या हो गया, मोनोपोली क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी मोनोपोली। क्या बोलते हैं इसको, वॉलंटरी मोनोपोली इसलिए हुआ बिकॉज जो सेम कंपनीज जो सेक्टर वाले हैं वो सब लोग ने मिलके क्या किया, ग्रुप फॉर्म कर दिया और वो क्या हो गया, वॉलंटरी मोनोपोली हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, फीचर्स डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, फीचर्स। तो फीचर में पहला पॉइंट क्या है, मोनोपोली का, सिंगल सेलर। तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर। बोलो एक्सप्लेन करना है सर, नहीं समझ में आ गया सर। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, जैसे आईफोन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, जैसे इंडियन रेलवेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इंडियन रेलवे सर्विसेज का। ठीक है, कोई मेडिसिन है, डायबिटीज मेडिसिन या जो हार्ट पेशेंट जो हार्ट अटैक के लिए जो मेडिसिन आते हैं, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए उसको क्या है, मोनोपोली है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब जिसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया रहेगा। बैरियर टू एंट्री लिखो, बैरियर मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, खेद, रुकावट। तो बैरियर टू एंट्री मतलब यहां पे तुम एंट्री नहीं कर सकता है, यहां पे तुम एंट्री नहीं कर सकता। मतलब अगर तुमको मोनोपोली मार्केट के अंदर एंट्री करना है तो उसके लिए तुम एंट्री नहीं कर सकता है। इसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो कंप्लीट करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके परमिशन लेना पड़ता है तो तुम एंट्री कर सकते हो। इसीलिए क्या है, बैरियर टू एंट्री मतलब रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री। कोई नया फॉर्म अगर एंट्री करना भी चाहे तो वो एंट्री नहीं कर सकता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज परमिशंस होते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद ही तुम क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। बोलो समझा कि नहीं समझा, हाँ समझ गया। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, अभी मैंने बोला कि पूरे मार्केट के ऊपर कंट्रोल करता है इंट्रोडक्शन में ही, राइट है ना। फिर उसके बाद बोलता है प्राइस मेकर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है, तो यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करेगा, क्या मार्केट फोर्स प्राइस डिसाइड होगा,
नहीं सर, मार्केट फोर्स प्राइस डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पे जो सेलर है वो प्राइस डिसाइड करेगा, इसीलिए आईफोन 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये का आईफोन मिलता है। बात समझ रहे हो, राइट है ना। अब गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली कम होती है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप इंडियन रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन वही आप प्राइवेट बस से ट्रैवल करो 2 से 3 हज़ार रुपये आपको लग जाएगा। रीज़न क्या है, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो मोनोपोली, देखो गवर्नमेंट की जो मोनोपोली होता है, बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है, इतना प्राइस सेट करता है ताकि सभी लोग जो है, छोटे बड़े सभी जो है, रिच पुअर, ठीक है, सभी लोग क्या करें, सर्विस अफोर्ड कर सके। लेकिन वहीं पे अगर प्राइवेट का मोनोपोली हो गया तो प्राइवेट मोनोपोली क्या करेगा, सेलर अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेगा। इवन गवर्नमेंट ऑल्सो चेंज द प्राइस, गवर्नमेंट भी क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, प्राइस चेंज करते रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। तो ये होता है प्राइस मेकर। क्या होता है, प्राइस मेकर, मतलब प्राइस खुद डिसाइड करना। कौन डिसाइड करता है, सिंगल सेलर डिसाइड करता है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नो नीड टू एक्सप्लेन, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, है ना। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन दी फॉर्म एंड इंडस्ट्री, डिस्टिंक्शन मतलब होता है डिफरेंस, नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दूंगा, एक होता है फॉर्म, एक होता है इंडस्ट्री। आप तक अभी अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को ना कमेंट जरूर करना कि ये टॉपिक, ये पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। फॉर्म एंड इंडस्ट्री में हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स एग्जांपल सीमेंट कंपनीज। अब सीमेंट, मुझे बताओ कि सीमेंट कंपनी जो बनाती, सीमेंट बनाती है, क्या उसकी एक कंपनी है? नहीं सर, अंबुजा सीमेंट है, फिर एसीसी है, ठीक है, फिर हाँ वही अल्ट्राटेक है सर, जो है बांगर सीमेंट है, और XYZ सीमेंट है। क्या एक कंपनी से? नहीं सर, सर बहुत सारी कंपनीज है, 10, 12, 15 कंपनीज है, ठीक है। तो जब 12-15 कंपनीज है तो एक कंपनी का अगर मैं अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्म होगा, इंडस्ट्री होगा? वो होगा फॉर्म। जैसे अंबुजा सीमेंट का मैं अगर बात कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूं सीमेंट बनाने की, तो वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया। लेकिन अगर मैं सारे सीमेंट बनाने की कंपनीज का जो एसोसिएशन है, मीन सारे कंपनीज का मैं जोड़ के एक साथ बोल रहा हूं, तो वो क्या हो गया, मिल जाएगा सब लोग, तो वो क्या होगा, इंडस्ट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री। मतलब एक कंपनी का जब मैं बात करूं सेम प्रोडक्ट लाइन में तो फॉर्म हो जाएगा, अगर मैं सारे कंपनीज को मिला दूं तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री। बट डिफरेंस समझो, यहाँ पे डिफरेंस में क्या है, फॉर्म मतलब प्रोडक्ट जो है वो सेम बनाना चाहिए। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री लिया, वैसे कम्युनिकेशन आप एग्जांपल ले सकते हैं, या कोई दूसरे प्रोडक्ट का सेक्टर, मतलब वो सेक्टर सेम होना चाहिए। एक कंपनी का, उस सेक्टर का, एक कंपनी का मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कलर बनाने की कंपनी, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है, एक कंपनी को मैंने लिया तो फॉर्म हो गया, सारी कंपनी को मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया, इंडस्ट्री हो गया। तो मोनोपोली के अंदर ये दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं होता है। बोलो क्यों नहीं डिफरेंस होता है? क्योंकि ये खुद ही प्रोड्यूस करता, खुद ही सेल करता, मतलब एक ही फॉर्म है ना, मतलब ये इंडिविजुअल कंपनी और यही क्या, इंडस्ट्री भी है। बात समझ रहे हो, यही क्या है, फॉर्म है, और यही क्या है, इंडस्ट्री है। दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है, खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, खुद ही सेल कर रहा है। और पूरे मार्केट के अंदर 10 कंपनी है नहीं, एक ही कंपनी है ना, मोनोपोली उसको है, तो वही फॉर्म हो गया, वही क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया। बोलो समझा कि नहीं समझा? कमेंट करके मुझे बताओ कि सर यहाँ तक मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ये टॉपिक समझा। अब आता है थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, वो होता है ओलिगोपोली, और दूसरा क्या है, फोर्थ जो मोनोपोली। अब हमको ये इजीली समझ में आ जाएगा। सर क्यों समझ में आ जाएगा? क्योंकि देखो ये मोनोपोली के अंदर, मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमने पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी करके रखा है ना। ये फ्री एंट्री फ्री एग्जिट वाला कंसेप्ट तो हमने पहले से ही क्लियर करके रखा है, ठीक है। हमने ये क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या होता है ये भी हमने पढ़ के रखा है। तो कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है। यहाँ पे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट था, देखो यहाँ पे नो क्लोज, यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है। बोले सर क्या, अगर ये क्लोज सब्स्टिट्यूट तुमको समझना है, ठीक है, तो तुम क्या करना, दुकान पे चले जाना और दुकान पे जाके बोलना भैया टूथपेस्ट दो ना, बोलना कितने, कौन कौन सा ब्रांड का है, तो टूथपेस्ट एक है लेकिन बहुत सारे अनेक ब्रांड है, तो वो क्या हो गया, क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गया। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। शैम्पू का एग्जाम्पल ले लो, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे हजारों ब्रांड है, बट प्रोडक्ट क्या है, टूथपेस्ट एक ही है। समझा कि नहीं समझा? तो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, क्लोज सब्स्टिट्यूट, तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है, लेकिन सर इसका डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे क्या होता है, फ्यू सेलर्स पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। क्या बोला मैंने? ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे फ्यू सेलर्स क्या करते हैं, कंप्लीट कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने टाटा कम्युनिकेशन का मैंने एग्जांपल बताया, जैसे जियो हो गया, फिर उसके बाद एयरटेल हो गया, फिर उसके बाद आइडिया वोडाफोन हो गया, या फिर सर BSNL हो गया। ये 4 कंपनीज है, ये पूरे इंडिया में जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये 4 कंपनीज मिलकर प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये क्या हो गया, फ्यू सेलर्स मार्केट जो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रही है। उसी तरीके से जो सीमेंट का एग्जांपल फॉर्म इंडस्ट्री में दिया, अब सीमेंट की कंपनीज भी है
जो मिल्क मतलब वो क्या हो गया, फ्यू कंपनीज जो क्या कर रहे पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट में हो सकता है, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके इसके अलावा बताओ कि और कौन सा हो सकता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, तो कुछ गिनी चुनी कंपनीज 8-10 कंपनीज क्या करती हैं, ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, तो वो कौन से मार्केट हो जाएगा, ओलिगोपोली मार्केट हो जाएगा, ठीक है। तो ओलिगोपोली मार्केट मतलब क्या समझा, ओलिगोपोली एक टाइप का मार्केट होता है जहां पे फ्यू सेलर्स क्या करते हैं, पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे बहुत बच्चे को डिफिकल्ट डाउट होता है, सर फ्यू मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, नहीं, फ्यू मतलब हो सकता 10 भी हो सकता, 20 भी हो सकता, 50 भी हो, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर से नहीं बताना, सिर्फ क्या बोलना है, फ्यू सेलर्स पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कभी ये नहीं बताया कि भाई यहाँ पे 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है। इस फीचर क्या था, तो ये पॉइंट समझ गया, फ्यू सेलर्स, फ्यू फॉर्म्स और सेलर। फॉर्म मतलब मैंने समझा दिया आपको, बोलो सर समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। एक होता है इंटरडिपेंडेंस। अब सर इंटरडिपेंडेंस क्या है, इंटरडिपेंडेंस मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर जियो वाले ने अपना प्लान चेंज कर दिया तो एयरटेल वाला भी और आइडिया वोडाफोन वाले लोग भी क्या करेंगे, अपना प्लान चेंज करेंगे। बोले तो एक कंपनी का स्ट्रेटेजी दूसरे कंपनी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये जरूरी है कि मान लीजिए अगर जियो वाले ने प्राइस 5 रुपए कम कर दिया तो एयरटेल वाले भी क्या करेंगे, 5 रुपए कम कर देंगे। जियो वाले भी मतलब आइडिया वोडाफोन वाले भी क्या करेंगे, 5 रुपए कम कर देंगे। लेकिन अगर जियो वाले ने 5 रुपए बढ़ा दिया तो एयरटेल वाले नहीं चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके लिए नुकसान हो जाएगा फिर वो। तो उस केस में जो है एक कंपनी का जो स्ट्रेटेजी है, एक कंपनी का जो भी मार्केट कंपटीशन है, वो एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। बात समझा कि नहीं समझा, हाँ सर समझ में आ गया, समझा इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। अब आता है एडवर्टाइजिंग। अब ये जो एडवर्टाइजिंग है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बनता है। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्यों बनता है, क्योंकि यहां पे जो मार्केट जो सेलर है वो क्या करता है, इतना सारा ऐड जो है चलाता है, इतना ज्यादा पैसा खर्चा करता है ताकि वो अपना ब्रांड जो है मार्केट में डेवलप कर सके, मतलब उसका जो कस्टमर्स है वो इंक्रीज कर सके, बहुत ज्यादा ब्रांड। तो यहां पे एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहा है किसके लिए, ब्रांड को, लॉयल्टी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए, मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और चीज है सर, सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट मतलब भी क्या होता है सर, मार्केट के अंदर एड्स, एडवर्टीजमेंट करवाना ताकि आपका प्रोडक्ट बिके, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट, जब मैं लेक्चर ले रहा था तो समवन आस्क मी कि सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप भी अपने टीचर से पूछ लीजिएगा डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि यहां पे भी एडवर्टीजमेंट खर्चा करता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर सेलर, ताकि वो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर सके, ब्रांड जो है लॉयल्टी वो बढ़ा सके, ठीक है। और यहां पे जो सेलिंग जो खर्चा कर रहा है, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा है या फिर जो है मीडिया में डिफरेंट सोर्सेस से न्यूज जो एड्स लगा रहा है, कैंपेन रन कर रहा है, वो किस लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन यहां पे जो सेलिंग कॉस्ट होता है तो वो अपनी पैकेजिंग के ऊपर खर्चा करता है, ठीक है। वो ओवरऑल इंप्रूवमेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो इंप्रूव करता है, उसके लिए सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बेचने का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट। मैंने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, अब प्रोडक्ट फैक्ट्री में रखा है, मुझे मार्केट में सेल करना है। तो मार्केट में सेल करने के लिए मुझे अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे उसकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो वो होता है सेलिंग कॉस्ट। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी के लिए यहाँ पे क्या करता है, प्रोडक्ट को ओवरऑल पैकेजिंग ये सब चीजें इंप्रूव करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे खर्चा किया जाता है। हालांकि यहाँ पे भी एड्स, जो सेलिंग कॉस्ट, अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, कैंपेन एड्स लगाया जाता है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट हो, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट सेल करे। बट डिफरेंस समझा कि नहीं तुमको, वेरी गुड। बाकी तुम्हारे पास अगर कोई डिफरेंस है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फिर उसके बाद आता है एंट्री बैरियर्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था सर बैरियर टू एंट्री, मतलब यहाँ पे तुम बैरियर टू एंट्री मतलब क्या हुआ, बैरियर टू एंट्री लिखो या एंट्री टू बैरियर, दोनों सेम ही चीज है। अब ये एंट्री टू बैरियर क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अभी के वक्त में कम्युनिकेशन सेक्टर में कौन सा, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल, ये 4 कंपनीज है। अगर कल का जो है अडानी कंपनी भी इंटर करना चाहे इस मार्केट के अंदर तो वो एंट्री कर सकता, हाँ सर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जरा बात को समझो कि जो पहले से ही मार्केट के लीडर्स हैं, क्या वो लोग इनको इंटर करने देंगे? हाँ सर ये लोग तो ये लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि आप मत एंट्री करो, आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पहले से लीडर हैं मार्केट के, वो लोग क्या करेंगे, प्राइजेस जो होंगे वो कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि जो नया फॉर्म आएगा वो इतना लॉस करेगा कि वो बंद करके चल जाएगा 2 साल के अंदर। बात समझा? तो यहां पे एंट्री बैरियर मतलब एंट्री करो, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। अडानी का भी शेयर, अडानी का भी जो आ गया, फिर सिम आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर आ भी जाए, तो ये आ गया, ठीक है।
लेकिन अब ये ज्यादा टाइम तक सरवाइव करे उसके लिए जो पहले के ही जो फ्यू सेलर्स पहले से हैं, जैसे जियो वाला है, पहले से एयरटेल वाला है, आइडिया वोडाफोन, ये लोग अपनी सर्विस इतना कम रेट में कर देंगे कि जो नया अडानी आया उसको भी कम रेट में बेचना पड़ेगा उसको, और वो उतना कम रेट में बेचने की वजह से वो ज्यादा 1 साल 2 साल टिकेगा, उसके बाद क्या करेगा, बंद करके चला जाएगा। अगर उसने अगर फ्री कर दिया आके, तो बाकी के लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। तो यहां पे कंपटीशन बन जाएगा जहां पे कस्टमर्स को फायदा हो जाएगा, है ना। तो कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। तो समझा रहेगा एंट्री टू बैरियर क्या होता है, बैरियर है लेकिन आप एंट्री कर सकते हो। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो सेलर होता है, जो फॉर्म होता है, वो हो सकता है कि बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करता हो सकता है वो छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करता हो, मतलब हो सकता है वो स्मॉल फॉर्म हो सकता है वो बिग लार्ज फॉर्म हो, है ना। तो इसके अंदर जो है यूनिफॉर्मिटी जो है, मतलब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब कोई बड़ा जो है फॉर्म है, कोई छोटा फॉर्म है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन स्केल स्मॉल है, लार्ज है, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी क्या होता है, अनसर्टेनिटी मतलब अचानक से जो है कुछ मार्केट में ऐसा होना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि अगर अडानी ने, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जियो वाले ने अगर आइडिया वोडाफोन को खरीद लिया, तो पहले से लॉस में चल रहा है, कल खरीद लिया, तो अब है तो दोनों कॉम्पिटिटर, लेकिन एक जो है आपका दुश्मन या आपका कॉम्पिटिटर दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया, तो फिर रातों रात क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसा भी रिसेंट में पेटीएम का बहुत सारा न्यूज़ आया है कि भाई पेटीएम गिर रहा है, तो फिर किसी ने बोला कि भाई जियो फाइनेंस वाला उसमें अपना स्टेक बना रहा है, उसके से शेयर थोड़ा वापस से भागा, फिर डाउन हुआ, है ना। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये न्यूज़ गलत है। तो अनसर्टेनिटी मतलब अचानक से कुछ पॉलिसीज चेंज हुआ। आज के दिन ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैंकिंग सिस्टम में भी जो है चेंजेस हुआ है, आरबीआई ने चेंज किया है, जिसकी वजह से मार्केट 800-1000 पॉइंट डाउन हुआ है आज के दिन। तो ये अनसर्टेनिटीज मतलब बेसिकली आपका जो कॉम्पिटिटर है अगर वो आपके दुश्मन से हाथ मिला लिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर चेंजेस होगा, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। बाकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेसिकली ये भी एक ऐसा टाइप का मार्केट है जहां पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लेकिन यहां पे कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया है, बोलो प्रोडक्ट है लेकिन वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए अगर आप जो है पहले हम लोग क्या करते थे, टूथपेस्ट जो यूज करते थे ना, लाल दंत मंजन यूज करते थे। अभी जैसे मान लो हम कोलगेट यूज कर रहे हैं या पेप्सोडेंट यूज कर रहे हैं, तो देखो टूथपेस्ट एक है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इज डिफरेंट, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां पे क्या था, होमोजीनियस प्रोडक्ट था मतलब सेम था, यहां पे प्रोडक्ट सेम नहीं होता, प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस, टेस्ट। तो ये सेम चीज, राइट, है ना। तो कुछ डाउट है, ये वॉलंटरी ग्रुप जो है ना, ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप है। ये जो मोनोपोलिस्टिक है, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनी जो है सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझा कि नहीं समझा, हाँ सर समझा, राइट। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझा रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको याद हो जाएगा इजिली, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर क्या है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स क्या है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मोनोपोली के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, सिंगल सेलर है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, यहाँ पे क्या है, फ्यू फॉर्म्स है और फ्यू सेलर्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। तो ये पॉइंट आप सब में लिख सकते हो, बस आपको ध्यान रहे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और मोनोपोलिस्टिक के अंदर ये पहला फीचर सेम है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, उसके अंदर क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसके अंदर प्रोडक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके अंदर क्या है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, यहाँ पे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं, बैरियर है, यहाँ पे भी बैरियर, लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या, फ्री एग्जिट। तो देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर तो सब में है। पहला परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर, ओलिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर्स, और मोनोपोलिस्टिक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, राइट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फ्री एंट्री है और मोनोपोली के अंदर बैरियर है, इसके अंदर भी क्या है, बैरियर है, और उसके अंदर क्या, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए। सर तीसरा पॉइंट बताओ। सर इसके अंदर देखो, पहला इसके अंदर जो है यहाँ पे क्या, सिंगल प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस मेकर है, ठीक है। ओलिगोपोली के अंदर जो है आप इंटरडिपेंडेंस बोल सकते हो, ठीक है।
या यहाँ पे भी बोल सकते हो कि सेलर प्राइस डिसाइड करता है, मार्केट नीड डिसाइड करता है, या एक फॉर्म के दूसरे फॉर्म के ऊपर डिसाइड करता है, उसको हम लोग इंटरडिपेंडेंस बोल सकते हैं कि एक फॉर्म का प्राइस दूसरे फॉर्म के ऊपर इफेक्ट करता है। और यहाँ पे भी क्या बोल सकते हो, प्राइस मेकर बोल सकते हो, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी जो होते हैं सेलर्स वो खुद से प्राइस डिसाइड करते हैं, है ना। तो कुछ जो पॉइंट है वो सेम है, क्या है, सेम है। तो आप सब में क्या कर सकते हो, सिमिलर है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो 2 से 3 पॉइंट तो आपको याद ही रहेगा, तो आप लिख के तो आओगे, राइट, है ना। तो ये माइंड मैप है, और आपको ये लेक्चर का जो भी नोट्स रहेगा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। बाकी अगर कोई पॉइंट छूट गया है, कुछ डाउट है, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।